जब मैं आप लोगों को आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ाया था तो संक्षिप्त में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन भी आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार आज काल विभाजन पर मैं प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ूंगा। फिर रीतिकाल से संबंधित जो विभिन्न विद्वानों के जो मत है, उनके अपने विचार है, उसको प्रकट करते हुए फिर रीतिकाल की जो प्रमुख कविता है उस पर प्रकाश डालेंगे और कवियों पर प्रकाश डालते हुए फिर आगे हम बढ़कर विशेषताएं और प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास, अब इतिहास शब्द से तो आपको तात्पर्य मालूम है। इतिहास कहते हैं हिस्ट्री को, जिसको तेलुगु में चरित्रा कहते हैं। अब वो चरित्रा जो हिंदी साहित्य की है, वो इतिहास, वो हिस्ट्री जो हिंदी साहित्य की है, वो कब से है और किस तरह से हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी साहित्य का जन्म हुआ और उस पर कैसे परिवर्तन होते आए और किस किस दिशा और दशाओं से हिंदी साहित्य गुजरता रहा। इन विषयों पर प्रकाश डालकर जो सबसे पहले साहित्य को, हिंदी साहित्य के इतिहास को दर्शाने का जो प्रयास किया है, वो फ्रांस के एक विद्वान गारसा तासी ने किया है। उनकी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेव्यूर इन द हिंदुस्तानी नाम की पुस्तक है, जो उन्होंने 1839 में लिखा है। उस पुस्तक के अंतर्गत भारत में जो हिंदी और उर्दू साहित्य से संबंधित बातें हैं और उसका इतिहास बताने का उन्होंने प्रयास किया है। फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज नाम से पुस्तक लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास को बताने का प्रयास किया है। इनके बाद आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आते हैं। वे 1888 में 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से अपनी पुस्तक लिखा और उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया है। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़कर हिंदी साहित्य के इतिहास को और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया हुआ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ज़्यादा मान्य है हिंदी जगत में। ज़्यादा लोग इसको मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं और ज़्यादा लोग इसको अपना समर्थन देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इनके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, मिश्र बंधुओं ने भी लिखा है, डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी ने भी लिखा है। इस पर बहुत सारे लोगों ने बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने अपने ढंग से बताने का प्रयास किया है। तो हम इस संदर्भ में जो हिंदी साहित्य के इतिहास को ले रहे हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया हुआ हिंदी साहित्य के अनुसार हम आपको ये काल विभाजन करके बताएंगे। तो आरंभ में 1050 से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मैं ये आरंभ से पहले एक बार भाषा पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ कि भाषा का जन्म कैसे हुआ हिंदी का। और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ हुआ, यानी हिंदी में लिखने की परंपरा शुरू हुई। ये इससे पहले क्या और कैसे हिंदी का जन्म हुआ, इस पर थोड़ा प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें आर्यंस जो हमारे भारत में आए थे, उनकी जो मातृभाषा थी वो संस्कृत मानी गई है। और संस्कृत, ये हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत से ही जन्म ली है। हिंदी एक आर्य भाषा है, यानी आर्यों की जो संस्कृत भाषा है उससे ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो जो संस्कृत थी वो आरंभ में वो बदलकर पाली का रूप ग्रहण की और उसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट, ये अवहट से हिंदी का जन्म हुआ है। तो आप लोगों को मालूम है भाषा तो परिवर्तनशील है। एक विद्वान का कोटेशन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद गुलाब राय जी ने कहा है, मैं पक्का तो नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन ये कोटेशन तो मुझे याद है। देखिए उसमें उन्होंने कहा, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। मधुर भाषण शायद ही इस निबंध का नाम है। तो इस निबंध में जो है उन्होंने बताया कि कोस कोस पे पानी बदल जाता है। एक कोस पे चले जाएंगे आप तो पानी। कोस किसको कहते हैं? ये मापन है दूरी को नापने का, जैसे किलोमीटर है ना, किलोमीटर लगभग मैं समझता हूँ 2-2.5 किलोमीटर के आसपास होता है एक कोस। तो एक कोस चले जाएंगे तो पानी बदल जाता है, यानी धरती के अंदर जो पानी होता है उसका जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है। और अगर कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यानी 4 कोस से 10 किलोमीटर के आसपास आप चले जाएंगे तो बानी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो ये जो भाषा है वो परिवर्तनशील है, उसको अपने इस गुण से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सोसाइटी में एक नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती है। अनेक प्रकार के जाति के लोग, अनेक प्रकार के धर्म के लोग और अनेक बोलियां बोलने वाले, अनेक भाषाएं बोलने वाले समाज में होते हैं। तो एक का प्रभाव दूसरे भाषा पर प्रभाव, ये तो स्वाभाविक है। और यही कारण है कि आज इतने अनगिनत भाषाएँ हुए हैं। और कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये मानव जो है मध्य एशिया में रहते थे, मानव जाति मध्य एशिया में पनप रही थी। फिर वो संतति उनकी जब विकसित हुई तो दुनिया के चारों कोने में ये लोग फैल गए और एक ही भाषा जो है सारी भाषाओं का मूल विद्वानों का ये मानना है। अब वो भाषा कौन सी है हम तो पक्का बता नहीं सकते, हमारे पास किसी के पास ये प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है कि कौन सी भाषा आरंभिक भाषा रही होगी। लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक भाषा है जो सारे भाषाओं की जननी है, और एक भाषा से ही सारे भाषाएं जन्म ली हैं। तो विभिन्न इलाकों में, विभिन्न प्रांतों में अपने अपने ढंग से जब लोग बोलना शुरू कर देते हैं, भाषाएं बोलते हैं, तो समाज में एक भाषा का दूसरे भाषा पर प्रभाव गिरकर भाषाएं परिवर्तित हो जाती है, नई नई भाषाएं जन्म लेती है। तो प्राकृत जब आरंभ में बोली जा रही थी तो उसका जो छूटा फूटा रूप बाहर प्रचलित था वो एक अलग नाम धारण कर लिया, जैसे पाली बन गया हो। क्योंकि भाषा के 2 रूप होते हैं, याद रखिए आप कभी भी, एक साहित्यिक रूप होता है, दूसरा बोलचाल का रूप होता है। जो साहित्यिक रूप होता है, जिसे काव्यात्मक भाषा हम कहते हैं, वो सुसंस्कृत होती है, सुव्यवस्थित होती है और सुधरी हुई भाषा होती है। तो उसके द्वारा साहित्य का, काव्य का निर्माण होता है। फिर उसी का एक दूसरा रूप होता है टूटा रूप, टूटा फूटा रूप, बोलचाल का रूप, जो सोसाइटी में उसका प्रयोग किया जाता है, जो एक तृतीय श्रेणी का पाठक भी उसका इस्तेमाल करता है। तो वो जो टूटी फूटी भाषा होती है, कुछ समय के बाद वो एक नाम धारण कर लेती है, और वो नाम धारण करके फिर वो भी भाषा साहित्य के योग्य बन जाती है, सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत भाषा के रूप में बन जाती है और अच्छी बन जाती है। तो फिर वो भी साहित्यिक भाषा बन जाती है, नाम उसका बदल जाता है। तो संस्कृत का टूटा फूटा रूप आगे चलकर उसे पाली कहा गया, फिर पाली का टूटा फूटा रूप उसको प्राकृत कहा गया, फिर प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से अवहट। इस तरह से भाषा परिवर्तित होती हुई संस्कृत नए नए भाषाओं को जन्म दी। और अवहट, जिसे पुरानी कुछ विद्वानों ने पुरानी हिंदी भी कहा है, और जिसके लक्षण जो है हमको सिद्धों के साहित्य में दृष्टिगोचर होते हैं। सिद्ध जो आदिकाल में सिद्धनाथ और सिद्ध कवि लोग हुए ना, तो वो सिद्धों की रचनाओं में भी हमको ये अवहट के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद ये हिंदी में लिखने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो वो आसपास का जो समय है, जो पुरानी हिंदी से लेकर नई हिंदी का जो आसपास का समय है, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 बताया है। 1050 माना है उन्होंने कि वहाँ से जो है हिंदी में लिखने की परंपरा आरंभ हुई है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। मैं जो आपको बता रहा हूँ संवत बता रहा हूँ, सन नहीं कह रहा हूँ। सन में और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, शायद आप लोग भूल गए। 57 वर्ष संवत आगे होता है सन से। अब जो 1050 ये संवत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में उन्होंने संवत का ही प्रयोग, संवती शती का ही प्रयोग किया है, सन का प्रयोग नहीं किया है। जो राजा विक्रमादित्य के समय से जिन वर्षों की गिनती होती है उसको विक्रमी संवत कहते हैं। और ये जो सन ईस्वी है, ये ईसा मसीह के मृत्यु के समय से जो वर्षों की गिनती होती है, ये जो शती है उसको सन कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसमें संवत बताया गया है। काल विभाजन के लिए जिस शती का उन्होंने प्रयोग किया है वो संवत है। तो इसके बाद 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय रहा, ये इसे वीर गाथा काल बताया है।
शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। और कुछ लोगों ने आदिकाल कहा है, द्विवेदी शायद आदिकाल कहे हैं, और भी बहुत सारे विद्वान अपने अपने ढंग से इसको बताए हैं। आदिकाल और वीरगाथा काल नाम यानी पहला काल है ये। फिर 1375 के बाद 1700 तक का जो समय है वो समय हिंदी साहित्य का भक्ति काल माना गया है, जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। और इसमें बहुत सारे महान ग्रंथों का निर्माण हुआ है और इसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। फिर उसके बाद 1700 के बाद 1900 तक का जो समय है ये रहा रीतिकाल, अब जो हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई। तो ये 4 काल हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्शाए गए हैं। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं वो रीतिकाल है और वो आपको सिलेबस में दिए गए हैं। 4th सेम में रीतिकाल और आधुनिक काल ही दिए गए हैं आपको। 3rd सेम में आप लोग वो पढ़ चुके हैं, आधुनिक वीरगाथा काल और भक्ति काल, ये 2 पढ़ चुके हैं। तो ये जो रीति शब्द है, ये रीति शब्द का अर्थ आपको जानना होगा। रीति काल क्यों नाम गिरा और ये रीति शब्द क्या है, इसको आप समझेंगे। इस बात की जो मूल बिंदु है उसको पकड़ेंगे आप, तो ये बात रीतिकाल को आपको समझने के लिए बहुत सहायक होगी। ये रीति है, इसको ढंग कहते हैं हम। रीति यानी एक ढंग, यानी रीति रिवाज में भी ये शब्द मिलकर आता है। रीति यानी एक ढंग, एक प्रकार का ढंग। उसको रीति नहीं है, उसको ढंग नहीं है, इस तरह के हम कहते हैं ना सेंटेंसेस, तो रीति कहते हैं ढंग। अब ये ढंग कहे का, कविता करने का ढंग, साहित्य लिखने का ढंग, तो हर एक का एक ढंग होता है ना। तो उसी तरह साहित्य कैसे होना चाहिए, किस ढंग से साहित्य को प्रस्तुत करना चाहिए, ये काव्य शास्त्र में बातें लिखी हुई है। काव्य शास्त्र में इसके नियम बनाए हुए हैं। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से काव्य के शास्त्र को लिखा है। जो भारतीय काव्य शास्त्र बहुत मशहूर है, आप लोगों को मालूम होगा। वैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है, विदेशी लोगों ने भी काव्य के बारे में बताया है कि वो कैसे होना चाहिए, किसको काव्य कहा जाता है, कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसकी नायिका कैसा, नायक कैसे होने चाहिए, उनके गुण कैसे होना चाहिए, रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, ये सारी विषयों को लेकर काव्य शास्त्र में बड़ी चर्चा होती है। तो भारत में जो काव्य शास्त्र है उसको भारतीय काव्य शास्त्र, जो संस्कृत पे लिखित है, जिसके आचार्य बहुत सारे लोग हैं, जैसे भरत मुनि है, भामा है और विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ है, पंडित जगन्नाथ है, वामन, फिर उसके बाद मम्मट है, दंडी, रुद्रट, इस प्रकार के बहुत सारे आचार्य हिंदी संस्कृत में जो है ना काव्य करने की रीति को, काव्य शास्त्रों को उन्होंने बताया है, काव्य के लक्षणों को भी बताया है। और इस काव्य शास्त्र के लक्षणों को प्रकट करने की जो एक क्रेज़, एक प्रकार का फैशन जो है ना ये काल में था। तो यहाँ पर जो है ना कवि लोग भाव पक्ष को प्रधानता नहीं देते थे। रीतिकाल में भाव कुछ भी उन्हें दीजिए, लेकिन कला पर ज़्यादा ध्यान देते थे। रीतिकाल के कवियों की ये मानसिकता थी, ये रुचि थी, ये क्रेज़ था, उनका फैशन था रीतिकाल में कि कवि जो भी बोलते थे उसको सजा के बोलते थे और उसकी मीनिंग पर ध्यान नहीं देते थे। जबकि ठीक इसके विपरीत बात जो है भक्ति काल में कला पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, भाव पर ज़्यादा ध्यान देते थे। सजाने की बात कविता को नहीं होती, छंद, अलंकार, रस, नायिका भेद, इस पर ध्यान नहीं होता था कवियों का। लेकिन जो बात वो कहते थे वो बात में मीनिंग जो होती थी वो मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते थे भक्ति काल के कवि लोग। लेकिन रीतिकाल में आते आते कवि लोग जो है काव्य शास्त्र से प्रभावित होकर कविता को प्रस्तुत करने में जो है कविता के लक्षणों पर पूरा ध्यान देने लगे थे। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल के कविता को जो है रीतिकाल नाम दिया है। इस काल के कविता को रीतिकाल इसलिए दिया है नाम। वैसे तो उन्होंने उत्तर मध्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। लेकिन उन्होंने बाद में ये भी बताया है लिखते हुए आगे कि रीति ग्रंथों की भरमार होने के कारण कवियों की रुचि जो है लक्षण ग्रंथों की तरफ वो ज़्यादा रहने के कारण इसको उन्होंने रीतिकाल नाम से भी बुलाया है। अब आप लोगों को तो बात क्लियर हो गई रीतिकाल क्यों कहा गया है। और कुछ लोगों ने इसे श्रृंगार काल भी नाम दिया है। याद रखने वाली बात है, श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। श्रृंगार काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें
श्रृंगार की रचनाएं बहुत लिखी गई, श्रृंगार परक रचनाएं इस काल में बहुत सारी लिखी गई हैं। इस काल के जो काव्य का जो मुख्य रस था, जैसे भक्ति काल में मुख्य रस भक्ति थी और वीर गाथा काल में मुख्य रस जो है वीर रस था। उसी तरह ये जो रीति काल है, ये रीति काल का जो मुख्य रस है वो श्रृंगार है। प्रेम पर ज़्यादा कवि लोग अपना कलम चलाए हैं, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल नाम से भी बुलाया गया है। देखिए श्रृंगार काल किसने कहा है इसे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। श्रृंगार काल कहने वालों में देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है ये रीति काल को श्रृंगार काल नाम से बुलाया है। फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल तथा राहुल संकेतायन ने इस काल को कलाकाल नाम से बुलाया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतिकाल नाम से बुलाया है, और राहुल संकेतायन और रमाशंकर शुक्ल दोनों ने इसे कलाकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। अब ये श्रृंगार काल कहने के पीछे मूल कारण ये है क्योंकि इस कविता का जो मूल रस था, मुख्य रस था, वो श्रृंगार ही है, यानी प्रेम पर ज़्यादा कवियों ने कलम चलाया है। उस समय की यानी रीतिकाल के समय की जो राजा की और प्रजा की मानसिक स्थिति ही कुछ ऐसी थी। घुड़सी से लेकर महल तक सब लोग विलासमय जीवन के प्रति आकर्षित थे और नारी के सौंदर्य का वर्णन उन्हें बहुत भाता था। यानी इस कविता में नारी का नक्शिक वर्णन हुआ है, नख से लेकर शिखा तक का वर्णन हुआ है। नख कहते हैं ये पैर के नाखून को, शिखा कहते हैं बाल को, यानी नारी के सौंदर्य का पूर्ण रूप से वर्णन इस काल की कविता का मुख्य विषय रहा है। इसीलिए शायद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल नाम से बुलाया है। और विविध अलंकारों के प्रयोग को देखते हुए तथा अलंकार ग्रंथों की अधिकता को देखते हुए मिश्र बंधुओं ने इस काल का नामकरण अलंकृत काल भी कहा। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम से भी बताया है। अलंकृत काल यानी विविध अलंकारों का प्रयोग होने लगा था, लक्षण ग्रंथों का प्रभाव हुआ था, मैंने अभी आपको बताया है। फिर उसके बाद भगीरथ के शब्दों में उसे रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी कवित्व प्रतिभा लिखाना आवश्यक था। इस युग में उदाहरणों पर विवाद होते थे इस बात पर कि किसके भीतर कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा रस या भाव है, उसमें वर्णन नायिका किस भेद के अंतर्गत है। काव्यों की टीकाओं और व्याख्याओं के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए उसके भीतर अलंकार, रस, नायिका भेद को ही स्पष्ट किया जाता था। कवि गोष्ठियों में भी यही प्रवृत्ति थी, अतः यह युग रीति पद्धति का ही युग था और इसमें इससे संबंधित असंख्य ग्रंथ लिखे गए हैं। तो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता रही है उसमें छंद, अलंकार, रस और नायिका भेद को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती थी। कोई कविता जब पेश की जाती थी तो उसके ऊपर जब बहस होती थी, आलोचना होती थी, तो बस कवि लोग ये कहते थे कि इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार ज़्यादा यूज़ किया गया है और नायिका का कौन सा भेद इसमें प्रकट किया गया है। इस बात पर ही ज़्यादा चर्चा होती थी, संगोष्ठियाँ होते थे, गोष्ठियाँ होते थे। तो ये जो रीति ग्रंथ है, लक्ष्मण ग्रंथ, काव्य शास्त्र से ही इस दृष्टि से ही उसे देखा जाता था। तो यही काल, इसीलिए यही कारण है कि इसको रीति काल नाम से बुलाया गया है और साथ ही साथ इसको अलंकृत काल नाम से भी बुलाया गया है। कौन बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ, तो इसको अलंकृत काल नाम से भी बुलाया गया है क्योंकि अलंकार करने की जो एक प्रकार की फैशन था, क्रेज था। अलंकार करना मालूम है आपको किसको क्या मतलब है? अलंकार करना, सजाना, सजना, सजाना, इसको अलंकार करना कहते हैं। जैसे एक स्त्री के लिए आभूषण उसका अलंकार है, जैसे कुंदन, बाली, बिंदिया, कुमकुम और गले में जो भी सूत्र है, मंगल सूत्र है, इस प्रकार जैसे भी जितने भी आभूषण एक स्त्री के लिए उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो कविता को जो है रस, छंद, अलंकार, ये नायिका भेद, ये सारे के सारे जो है एक कविता के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। तो कविता को सुंदर दिखाने के लिए कवि लोग सजाना शुरू कर दिए और उस सजाने के लिए जो है
काव्य शास्त्र का सहारा लिया गया। काव्य शास्त्र के नियमों और लक्षणों को स्पष्ट करने पे जो है ना कवि लोग आगे बढ़ रहे थे, तो इसीलिए इसको अलंकृत काल भी नाम दिया गया है। अब नायिका भेद मालूम है आपको? यहाँ पर जो नायिका भेद शब्द इस्तेमाल में आया है, रस, छंद, अलंकार, ये तो शायद आपको मालूम है, डिग्री पढ़ रहे हैं आप लोग। नायिका भेद क्या है मालूम है आपको? कोई बता सकते हैं? एक नहीं मालूम। नायिका भेद मीन्स काइंड्स ऑफ हीरोइन। तो हीरोइन के जो गुण हैं वो गुणों के आधार पर हीरोइन को 3 किस्म की बताया गया है। एक उत्तम, और दूसरी मध्यम, तीसरी अधम। तो उत्तम मैं ये कहूँगा आपको नारी भी कर दिया तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर नायिका ही क्यों, नारी के गुण 3 बताए गए हैं विशेषकर, यानी 3 प्रकार के नारियों को बताया गया है, गुण बताए गए। एक वो नारी है जो उसका प्रियतम उसके साथ अहित भी करे तो भी वो हित रहती है, यानी बेवफाई करे तो भी वफादार होती है। अगर मैं आपको बोलचाल की भाषा में अगर आपको कहूँ तो अहितकारी जो होता है उसका प्रियतम, वो अहितकारी प्रियतम के साथ वो हितकारी होती है, यानी बेवफा प्रियतम के साथ वफादारी निभाती है, वो उत्तम दर्जे की नारी है। अब वो जो मध्यम दर्जे की नारी है, अगर हित करता है तो हित करती है, अहित करता है तो अहित करती है, यानी जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। इसको क्या कहते हैं? मध्यम श्रेणी की नारी। तो फिर उसके बाद जो अधम श्रेणी की नारी है वो क्या है? अपने प्रियतम के हित करने के बाद भी, वफादारी करने के बाद भी वो हित नहीं करती है बल्कि बेवफाई करती है। वो सनम बेवफा वाला जो गाना है ना, वो इसी को बेस बनाकर बना गया है। तो बेवफाई ही बेवफाई होती है, उसको कहते हैं अधम श्रेणी की नारी। तो ये जो 3 प्रकार के जो नारी के गुण हैं, ये जो नायिका के भेद है 3 प्रकार के, ये तीनों प्रकार में कोई ना कोई भेद नारी का कविता में होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार जो है ना, कवि जब कविता करते थे तो ये गुणों का पूरा ध्यान रखते थे अपने काव्य में। जब वो नारी को चुनते थे, किसी नायिका को चुनते थे, हीरोइन को चुनते थे, तो उस हीरोइन के गुणों को बता देना भी बहुत ज़रूरी होता था कि वो हीरोइन कौन से श्रेणी में आती है, 1st क्लास में आती है, 2nd क्लास में आती है या 3rd क्लास में आती है। तो इतना ही नहीं, रस भी कौन सा है उस काव्य में, इस पर भी ध्यान दिया जाता था। रस भी आपको मालूम है, रस किसको कहते हैं? जूस की शाप समझ रहे क्या आप? रस बोले तो काव्य में जो शास्त्र है, काव्य शास्त्र में जो रस है वो हमारे फीलिंग्स है। इसको तेलुगु में नवरसालु कहा गया है। आप लोग शायद जानते हैं, पढ़े भी होंगे। यानी हमारे अंदर जो भावनाएं, उठने वाली भावनाएं हैं, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है उसको 9 प्रकार से बताया गया है, 9 रस बताए गए हैं। जैसे वीर रस, अभी आदिकाल का जो प्रमुख रस है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, और भीभत्स रस है, शांत रस है। फिर उसी प्रकार और भी बहुत सारे, लगभग 9 तक जो है ये रस माने गए हैं। तो ये 9 रस जो है उसमें से कोई ना कोई रस होना बहुत जरूरी। करुण रस भी होता है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के जो हमारे अंदर फीलिंग्स है उसको नामकरण दिया गया है काव्य शास्त्र के अंतर्गत। तो वो कोई ना कोई एक रस काव्य के मूल बेस में होना बहुत जरूरी। इस प्रकार अलंकार भी और छंद भी होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा रीतिकाल के कवियों ने माना है और उन्होंने अपनी कविता को प्रस्तुत किया है। तो इसीलिए इसको रीतिकाल नाम से बुलाया गया है। और कविता में ज़्यादा श्रृंगार, यानी प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्ष आपको दिखाई देते हैं। संयोग श्रृंगार के जो प्रवर्तक है वो बिहारी लाल जी माने जाते हैं। उन्होंने नायिका और नायक के एक साथ रहकर जो प्रेम के कार्यकलाप है उसको एक आपस में एक साथ रहकर जो जीवन निर्वाह करने के प्रेम के स्थिति और स्थितियों को जो है उन्होंने प्रकट किया है संयोग श्रृंगार के, इसीलिए उनको संयोग श्रृंगार का प्रवर्तक कहा गया है। और वियोग श्रृंगार की अगर बात करें हम रीतिकाल में, तो घनानंद जो है वियोग श्रृंगार पर बहुत बेहतरीन कविता लिखने वाले कवि माने गए हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि वियोग श्रृंगार के रीतिकाल में प्रवर्तक जो है घनानंद ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 10 मिनट का समय हमारे पास है, बाकी हम कल और पढ़ेंगे। तो
ये जो कविता है, ये जो कविता रीतिकाल की कविता है, इसको तीन रूपों में बांटा जाता है। 3 प्रकार की कविता हमको दिखाई देती है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कविता में श्रृंगार रस है और अलंकारों की भरमार है, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन इसके अलावा जो है, अब जब हम रीतिकाल के काव्य को बांटेंगे तो 3 प्रकार की कविता हमको दिखाई देती है। एक रीतिबद्ध, और दूसरी रीति सिद्ध, और तीसरी रीति मुक्त। यानी 3 प्रकार के कवि जो है रीतिकाल में हुए हैं। कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथों यानी काव्य शास्त्र के लक्षणों को स्पष्ट करने पर और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वो यानी लक्षण और उदाहरण की शैली में काव्य किया है, उनको रीतिबद्ध कवि कहते हैं। लगभग 11 कवि के आसपास है ये रीतिबद्ध कवि। यानी जो कविता उन्होंने लिखा है वो लक्षण ग्रंथों से बंधे होकर लिखा है उन्होंने, यानी काव्य शास्त्र के नियमों से बंधे होकर और काव्य शास्त्र के नियमानुसार अपनी कविता को प्रस्तुत किया है। यानी वो जो नियम है, वो जो लक्षण है, वो लक्षणों को अपने कविता के द्वारा निरूपित किया है और उसमें अपने आप को बांध कर रखा है और उसी के दायरे में उन्होंने अपनी कविता की है। इसे कवियों को जो है रीतिबद्ध कवि कहते हैं, जिसमें लगभग 11 कवि मशहूर है और प्रमुख रूप से जो नाम इसमें लिया जाता है, चिंतामणि और केशवदास जी का नाम लिया जाता है। ये दोनों का आपस में कंपटीशन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को जो है रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनके हिंदी साहित्य के इतिहास का हम सहारा लेकर अब जो काल विभाजन किए हैं, तो उन्होंने ये जो रीतिकाल है, रीतिकाल के प्रमुख कवि के रूप में, प्रवर्तक के रूप में चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना है। लेकिन नगेंद्र जो बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने प्रस्तुत किया है, नगेंद्र ने केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। खैर, जो भी होने दीजिए, चिंतामणि त्रिपाठी और केशवदास दोनों भी हिंदी साहित्य के इतिहास के, रीतिकाल के महान कवि माने गए हैं और दोनों भी रीतिबद्ध कवि माने गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी नाम जो है रीतिकाल में आते हैं, जैसे भूषण है, मतिराम है, जसवंत सिंह है, कुलपति है, देव है और रसलीन, भिखारी दास, पद्माकर, ग्वालकोई। लगभग 11 जो है और 11 कवि जो है ये रीतिबद्ध कविता के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने लक्षण और उदाहरण की शैली में अपनी कविता को प्रस्तुत किया है और इसमें ज़्यादातर उन्होंने श्रृंगार के रस को प्रस्तुत किया है। तो ये रीतिबद्ध कवि के बाद रीति सिद्ध कवि लोग भी है, जिसमें बिहारी लाल का नाम ज़्यादा लिया जाता है और इनके साथ साथ और भी कुछ कवि है। लगभग 12 कवि इसमें माने गए हैं जो लक्षण और उदाहरण को प्रकट करने के लिए उसे बांध कर कविता नहीं करते हैं, वो दायरे में बंधे हुए नहीं होते हैं, लेकिन जब वो कविता करते हैं तो उनकी अपनी कविता से ये काव्यशास्त्र के जो नियम हैं, जो लक्षण है, ये उदाहरण की शैली जो है ये प्रकट होती है। तो ऐसे कवियों को हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं, जिसमें बिहारी लाल का नाम आता है, बेनी वृंद का नाम आता है। वृंद को पढ़े आप लोग? बहुत पहले डिग्री के सिलेबस में वृंद की कविता भी प्रस्तुत की जाती थी। पहली पंक्ति में वृंद के दोहे, बहुत फेमस दोहे पढ़ाए जाते थे। पहली पंक्ति में कुछ ना कुछ अपना अनुभव वृंद बताते हैं, जीवन का कुछ ना कुछ कटु सत्य बताते हैं और दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। तो ये उदाहरण की शैली जो है ये रीतिबद्ध कवियों की विशेषता है और लक्षण ग्रंथ यानी काव्यशास्त्र के नियमों का भी वो निरूपण करते हैं, वो साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रकट करते हैं और उसको बांधकर जो है कविता करते हैं, इसीलिए रीतिबद्ध कवि हुए वो। फिर रीति सिद्ध जो है वो अपने आप को वो लक्षण और उस उदाहरण की शैली में बांधते तो नहीं है,
लेकिन जब वो कविता करते हैं तो उसमें वो लक्षण दिखाई देते हैं, वो शैली दिखाई देती है, इसीलिए वो रीति सिद्ध कवि हुए। फिर उसके बाद रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि मीन्स अब ये लोग ना तो रीतिबद्ध है, यानी रीति से यानी ढंग से ना तो बंधे हुए हैं और ना तो उनके कविता से इस प्रकार के कोई लक्षण साबित होते हैं, ना स्पष्ट होते हैं। तो ये बिल्कुल आज़ाद होकर, एकदम मुक्त होकर, रीति से मुक्त होकर वे कविता करते हैं, जिसमें आलम का नाम लिया जाता है, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव, घनानंद, ये जो है रीति मुक्त कवि है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के रीतिकाल की जो काव्य धारा है, ये काव्य धारा को अगर हम विभाजित करके बताएंगे गुण के हिसाब से, तो 3 प्रकार की कविता यानी 3 प्रकार का साहित्य हमको उपलब्ध होता है। रीतिबद्ध कविता, रीति सिद्ध कविता और रीति मुक्त कविता। और कुल मिलाकर जितना भी काव्य, जितना भी साहित्य रीतिकाल में हमको उपलब्ध होता है, वो सारा का सारा साहित्य श्रृंगार परक ज़्यादा है। यानी स्त्री के वर्णन पर, स्त्री के सौंदर्य पर, स्त्री के नक से लेकर शिख तक का जो है वर्णन इस कविता में हमको दिखाई देता है। भले ही वो कविता को जो है रीतिबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, या रीति सिद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, या रीति मुक्त ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। ढंग अपना कौन सा भी होने दीजिए, किसी भी प्रकार सजाकर कविता को पेश किया गया होगा, लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि इस रीतिकाल की कविता में श्रृंगार रस की भरमार है। और इस काल के जो प्रवर्तक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है और नगेंद्र ने केशवदास को माना है। ये थी रीतिकाल की जो है, रीतिकाल का जो है परिचय आपके लिए। अब इसके बाद हम जो है ना रीतिकाल की विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परिस्थितियां पढ़ेंगे। आपको एग्ज़ाम में ये दोनों में से कोई एक लेसन ज़रूर आता है। कौन सा? परिस्थितियां और विशेषताएं। जितनी बातें मैं आज आपको बताया हूँ रीतिकाल से संबंधित, लगभग सारी यही बातें आपको विशेषताएं में टच होने वाली है। परिस्थितियाँ थोड़ी अलग रहेगी, जैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, ये अलग रहेंगी थोड़ी, लेकिन काव्य की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, वो अब जो क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास आपको लिया हूँ रीतिकाल से संबंधित, ये सारी बातें उसमें आपको दिखाई देती है। समझ में आप लोगों को? इंडिकेशन मिल गया हमको 10 मिनट का। अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। समझ में आया सर। हाँ, वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड। तो ये काव्य शास्त्र जो है, ये काव्य शास्त्र में कविता किसको कहते हैं, इसको लेकर भी चर्चा हुई। सब लोग अपने अपने ढंग से अपने मत विचार को व्यक्त किए हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो बामा ने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम कहा। बामा ने क्या कहा? शब्दार्थो सहितो काव्यम बामा ने कहा। तो उनकी बात को रोकते हुए, उनकी बात को कट करते हुए उस स्थान पर जो है ना आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम का। ये कवि शास्त्र का एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इससे प्रभावित होकर ही रीतिकाल के कवियों ने अपने साहित्य का निर्माण किया है। तो शब्द जो है, शब्दों सहितो, शब्दार्थों सहितो वाक्यम, यानी वो शब्द जिस जो अर्थ भरे हुए होते हैं और वो वाक्य में मड़े हुए होते हैं, यानी वो वाक्य जिसमें जो शब्द प्रस्तुत किए गए हैं उसमें वो अर्थ सहित शब्द को मिलाकर जो है हम काव्य कहते हैं, ऐसे बामा ने कहा। तो विश्वनाथ ने क्या कहा मालूम है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा उन्होंने, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो उसमें रस होना बहुत ज़रूरी है, केवल शब्द का अर्थ काफ़ी नहीं है, उसमें रस होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो रस भरा वाक्य होता है उसको काव्य कहते हैं। अब अंग्रेज़ी काव्य शास्त्र की हम बात करें काव्य को लेकर, तो वर्ड्सवर्थ की वो पंक्ति मुझे याद आती है। उसमें वर्ड्सवर्थ ने कहा, क्या कहा मालूम है आप लोगों को? मैं शायद पिछली क्लास में आपको दोहराया भी था।